हे गाइस, वेलकम दिस साइड श्रद्धा। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि एसडीएलसी मॉडल्स जो भी है हम लोगों ने पढ़े हैं, वाटरफॉल मॉडल से लेके तो स्पाइरल मॉडल तक, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये सारी की सारी मॉडल्स जो है मेरे चैनल पे देख ली है, ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डायग्राम के साथ में क्या लिखना है और किस मॉडल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से शॉर्ट में सारी की सारी जो डिफरेंस है उसको पढ़ लेंगे। उसके पहले क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो ताकि उनको भी अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करने का चांस मिल जाए। ओके, तो पहला हम लोग देखेंगे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल। अब क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? बेसिक रिजिड। ठीक है, बेसिक मतलब क्या होता है? ये सबसे बेसिक मॉडल है। इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल क्यों है? जब यहाँ पर क्या होता है, अगर कस्टमर को सारी की सारी डिटेल्स, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता है तो ये क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसमें चेंजेस करना थोड़ा हार्ड होता है। थोड़ा नहीं, बहुत हार्ड होता है, क्योंकि हम लोग को सारी की सारी जो प्रोसेस है वो फिर से रिपीट करनी होती है। इस वजह से ये इनफ्लेक्सिबल है, नॉट फॉर रियल प्रोजेक्ट्स। अगर आपको कोई कॉलेज के लिए छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है या फिर कोई फेस्ट के लिए प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर आप ये मॉडल यूज़ करोगे तो बेस्ट है। बट अगर आप लोग रियल वर्ल्ड के कोई प्रॉब्लम के लिए या फिर कोई बड़े सॉफ्टवेयर के लिए इसको क्लासिकल मॉडल को यूज़ कर रहे हो वाटरफॉल को, तो ये कोई भी काम का नहीं है। ठीक है, नो कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर इंटरेक्शन नहीं है। कस्टमर इंटरेक्शन होता है बेसिक लेवल पे। बेसिक लेवल पे मतलब जब आप कस्टमर से रिक्वायरमेंट पूछ रहे हो, ठीक है, वो एक कस्टमर का आपके साथ में इंटरेक्शन और आपका कस्टमर के साथ में इंटरेक्शन होता है। देन सबसे नेक्स्ट जो होता है वो होता है डिप्लॉयमेंट के टाइम पे नेक्स्ट इंटरेक्शन कस्टमर के साथ में। तो नो कस्टमर इंटरेक्शन, देन नो पैरेललिज्म। मतलब यहाँ पर अगर एक मॉड्यूल आप बना रहे हो तो आप दूसरे मॉड्यूल पे काम नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसलिए नो पैरेललिज्म। नो चेंजेस, नो चेंजेस क्यों? कस्टमर को पहले स्टेज पे जब वो रिक्वायरमेंट बता रहा है तभी उसकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है, रिक्वायरमेंट्स है, वो बता देनी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग पैरेलल वर्क नहीं कर रहे, हम लोग बैक ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है और इसमें फीडबैक सिस्टम भी नहीं होता है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा हार्ड होता है। देन नेक्स्ट है हमारा इटरेटिव वाटरफॉल। अब देखो ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, कस्टमर ने पहले ही बेसिक लेवल पे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स बता देनी चाहिए। इनफ्लेक्सिबल होता है, रियल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। कस्टमर इंटरेक्शन लेस तो होता है, पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग कस्टमर का फीडबैक लेते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि बेसिक प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, ताकि हम जो है माइनर चेंजेस कर पाए हमारे प्रोजेक्ट में। बस इसके अलावा सारी चीज़ें जो हमारे क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में होती है वही होती है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ फीडबैक ले रहे हैं और चेंजेस कर रहे हैं मेंटेनेंस डिप्लॉय करने के बाद में, जो हमारा प्रोजेक्ट मेंटेनेंस में होता है उस टाइम पे। बाकी ओवरऑल जो हमारा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है वहाँ पर कोई भी कस्टमर की इंटरेक्शन यहाँ पर भी नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोटाइप मॉडल। अब प्रोटोटाइप मॉडल में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर की रिक्वायरमेंट जब क्लियर नहीं होती है तब हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल यूज करते हैं। ये कॉस्टली होता है। कॉस्टली क्यों होता है? प्रोटोटाइप का मीनिंग आप समझ लो पहले। प्रोटोटाइप मतलब मॉड्यूल्स में, चंक्स में जो है प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक वर्जन जो है एंड्रॉइड 10 हम लोगों ने पहले लॉन्च कर दिया, एंड्रॉइड 11 हम लोग क्या करेंगे 3 मंथ्स के बाद में लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे यूजर की रिक्वायरमेंट जब क्लियर नहीं है तब हम लोग क्या करते हैं, प्रोटोटाइप मॉडल यूज करते हैं। चंक्स में प्रोजेक्ट को डिवाइड करके फिर बाद में उसको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। इसलिए वो कॉस्टली होता है, क्योंकि इतने सारे प्रोटोटाइप डिजाइन करना, और अगर वो प्रोटोटाइप में कुछ इशू आता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। और हर बार प्रोटोटाइप बनाना, डमी मॉडल बनाना, उसमें चेंजेस करना, ये बिल्कुल वैलिड नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है। इसके लिए कॉस्ट हमें ज़्यादा ही लगेगी। देन चेंजेस किस में? चेंजेस रिक्वायरमेंट में। जो हमारा कस्टमर हमें रिक्वायरमेंट बता रहा है उसमें कंटिन्यूस चेंजेस अगर आते हैं तो भी ये कॉस्टली हो जाता है। देन हाई यूजर इन्वॉल्वमेंट। अब हम लोग क्या करें, एक रिक्वेस्ट आ गई, एक रिक्वायरमेंट कस्टमर ने बता दी, हम लोगों ने क्या किया, उसका डमी मॉडल रेडी कर दिया और कस्टमर को दिखाया। अब कस्टमर को पसंद आया, नहीं पसंद आया, उसने चेंजेस बताए, अगेन हम लोग उसमें चेंजेस कर रहे हैं और अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं, डमी मॉडल बना के उसे दिखा रहे हैं या फिर फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, हाई इन्वॉल्वमेंट तो कर रहा है लेकिन कॉस्ट बढ़ रही है। रीयूजेबिलिटी मतलब आपने जो डमी मॉडल बनाया है उसी में आप कोड ऐड कर सकते हो और अपडेशंस कर सकते हो और उसी कोड को रीयूज कर सकते हो। ओके, तो ये प्रॉफिट है वहाँ पे। देन इंक्रीमेंटल मॉड्यूल, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिलीवरी होती है। मॉड्यूल बाय मॉड्यूल मीन्स लेट सपोज स्टूडेंट मॉड्यूल है, आपने डिलीवर कर दिया, देन अगेन एडमिन मॉड्यूल है, टीचर्स मॉड्यूल है, ऐसे डिफरेंट मॉड्यूल्स है वो आप लोगों ने डिलीवर कर दिए। उसका जो बाद में आप लोगों को क्या करना है, इंटरेक्शन करना है उसके बीच में। ठीक है, वो आप लोगों ने बाद में सारे के सारे मॉड्यूल्स को आपस में ज्वाइन किया, इंटीग्रेट किया, तो फिर वो बाद में वैसा वर्क करेगा। बट पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल बाय मॉड्यूल डिलीवरी कर रहे हैं। इजी टू टेस्ट एंड डिबग। अब मॉड्यूल्स में चीजें बन रही है इंक्रीमेंट फॉर्म में, तो वो टेस्ट और डिबग करने के लिए ईजी होती है। रिक्वायरमेंट लॉक होती है। ठीक है, लॉक होती है मतलब कस्टमर पहले ही स्टेज पे अपनी सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्लियर कर देता है। ठीक है, जिस वजह से जो हम मॉड्यूल्स डिलीवर कर रहे हैं उसमें कोई भी इशू नहीं आता है। देन रैड मॉडल क्या होता है, ये टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। क्यों? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हम लोगों को कस्टमर की रिक्वायरमेंट आई है, ठीक है, उस हिसाब से हम लोग क्या कर रहे हैं,
यहाँ पर जो भी मॉड्यूल्स बन जाते हैं या फिर जो भी मॉड्यूल्स ईजी होते हैं तो हम लोग बाय मॉड्यूल डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को। मीन्स वो उतने प्रोजेक्ट को, जो हाफ प्रोजेक्ट है उसमें भी अपना काम करते रहता है। इसलिए रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट और टाइम इफेक्टिव होता है। लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि कोई लार्ज प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल्स आते हैं बहुत सारे मार्केट के अंदर, तो कैसे हर 20 डेज, 1 मंथ में, 2 मंथ में नए नए मोबाइल्स आते रहते हैं। हर मोबाइल में कुछ ना कुछ अच्छा होता है, नए नए अपडेट्स होते हैं। तो वो अपडेट्स के लिए आप क्या 6 मंथ, 1 ईयर इतना मत रुको, 2 to 3 मंथ रुको। तो क्या होता है, अपडेशंस आते रहते हैं, नए नए मोबाइल वो लॉन्च करते रहते हैं। इसलिए वो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए अच्छा होता है। टाइम और कॉस्ट इफेक्टिव तो होता ही है। नेक्स्ट पॉइंट है यूजर एट ऑल लेवल। अब देखो इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल देती हूँ। देखो जो अगर एंड्रॉइड 10 लॉन्च हुआ है, ठीक है, और एंड्रॉइड 11 आता है, तो एंड्रॉइड 10 तो हमारे बहुत सारे यूजर ने यूज किया हुआ है ना ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यूजर ने एक्सपीरियंस किया है या फिर यूजर उसमें इन्वॉल्व है। ये इन्वॉल्वमेंट होता है यूजर का। नया जो भी अपडेट करना है ना, उसके पहले यूजर का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है। लाइक यूजर ने एंड्रॉइड 10 यूज किया है, उसको कुछ बग्स दिखे या फिर उसको कुछ एरर दिखे, तो उसने सजेस्ट किया या फिर कुछ माइंड में आया सामने वाले पर्सन के, तो उसने क्या किया, एक वर्जन अपग्रेड कर दिया। ओके, तो यूजर इन्वॉल्वमेंट होता है। रीयूजेबल होता है रैड मॉडल। देन एजाइल मॉडल, ये फ्लेक्सिबल होता है। एडवांस मॉडल है क्योंकि ये हर जगह पे आजकल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज हो रहा है यही वाला मॉडल। देन पैरेलली वर्क करते हैं इसमें, और डिलीवरी जो है चंक्स में होती है, ताकि कोई भी लार्ज प्रोजेक्ट का काम बहुत टाइम तक अटका हुआ ना रहे, और जो भी वर्क है इंडस्ट्री का, जो भी सॉफ्टवेयर वर्क है, वो प्रोसीड होते रहे। देन स्पाइरल मॉडल, अभी मैंने हमारी लास्ट वीडियो जो है वो स्पाइरल मॉडल के ऊपर ही है, तो वहाँ पे देखना कि यहाँ पे स्पाइरल मॉडल में सबसे ज्यादा ध्यान जो है रिस्क के ऊपर दिया जाता है, ठीक है। ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है, बिग प्रोजेक्ट्स के लिए क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेज में अगर आप रिस्क एनालाइज करोगे तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आपको लगेगी, और यहाँ पर जो यूजर की रिक्वायरमेंट होती है वो लॉक नहीं होती है स्पाइरल में। देन अगेन लेस एक्सपेंसिव फॉर डेवलपमेंट वर्क, लेस एक्सपीरियंस फॉर डेवलपमेंट वर्क। ओके, लेस एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं कर देती हूँ, ये लेस एक्सपीरियंस फॉर डेवलपमेंट वर्क। अगर आपकी डेवलपमेंट टीम थोड़ी सी लेस एक्सपीरियंस्ड है, ओके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपकी रिस्क मैनेजमेंट या फिर रिस्क एनालिसिस वाली टीम है, वो अगर स्ट्रांग उनका ये है, तो भी आप डेवलपमेंट टीम को थोड़ा सा मीन्स न्यू फ्रेशर्स वगैरह रहे तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो अपना वर्क, क्योंकि यहाँ पे रिस्क एनालिसिस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगर रिस्क एनालाइज हो जाएंगे तो डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगा। ओके, तो ये सारे के सारे जो है आप लोगों को इस तरीके से याद रखने हैं, ताकि आप पेपर में इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको आराम से फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।